नमस्कार बच्चों, आप अपने घर पर अच्छे होंगे। और आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। बेटा, इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे वापस से वीडियो देखकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर उसका कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। अच्छा, आज हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। बेटा, इस नेशनल इकोनॉमी के अंदर देखो, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन मीन्स क्या होता है बेटा? लाइफ लाइन मीन्स होता है जिंदगी की रफ्तार। अब किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उसकी लाइफ लाइन क्या होती है? किसी भी नेशनल इकोनॉमी के लिए उसकी लाइफ लाइन क्या होती है? उसकी लाइफ लाइन होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अब वो कैसे है बेटा? देखो, अभी लॉकडाउन हुआ था रिसेंट में, और लॉकडाउन के अंदर आप इंडस्ट्रीज बंद हो गई और ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तो हम सब लोग एक ही जगह रुक गए। अब आपने कभी नोटिस किया कि अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्शन हुए, फैक्ट्री चलती रहे, इंडस्ट्रीज चलती रहे, ऑफिसेस चलते रहे और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, यानी व्हीकल्स नहीं चले, तो क्या पॉसिबल है कि आप ऑफिस जा सकते हो, आप स्कूल जा सकते हो, या फिर हमारे पास सामान आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो इकोनॉमी रुक जाएगी, यानी कहीं भी कितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो, क्या वो प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं है। तो सिमिलर हियर, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, it meets the demand to supply। इसका मतलब डिमांड कैसे? डिमांड को देखो, आप शॉपकीपर के पास गए और आपने एक मार्कर मांगा, जैसे यही मार्कर मांगा। अब इस मार्कर को आपने शॉपकीपर से मांगा, पर ये शॉपकीपर बना तो ना रहा है, शॉपकीपर नहीं बना रहा है, इसको कौन बना रहा है? इसके अंदर जो इसकी फैक्ट्री है वो बना रही है। अब वहाँ से इसकी सप्लाई हुई और आपने डिमांड कहाँ पर करी? शॉप पर। अब मान लीजिए ये तो शॉप है, ये तो क्या है? शॉप। यहाँ तो आपने डिमांड करी और इसकी इंडस्ट्री यहाँ पर है, ये फैक्ट्री है उसकी। अब यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रोडक्शन। क्या हुआ? प्रोडक्शन। अब यहाँ से फैक्ट्री प्रोडक्शन से शॉप पर कैसे जाएगा? आपने यहाँ पर क्या किया? डिमांड। यहाँ क्या करी? डिमांड। और यहाँ पर क्या करा? सप्लाई। ठीक है। अब डिमांड यहाँ पर, यानी इसको जो बेचा जाएगा वो यहाँ पर बेचा जाएगा, अभी जो बनाया जा रहा है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब अगर ये सामान यहाँ बन गया और ये बिकेगा नहीं, तो क्या फैक्ट्री या क्या प्रोडक्शन रन हो पाएगा रेगुलरली? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्टेशन। किसकी जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ी। इस शॉपकीपर ने इनसे बोला कि मुझे 500 पैकेट इस मार्कर के चाहिए, तो यानी इन्होंने इसको क्या किया? कम्युनिकेट। क्या किया? कम्युनिकेट मीन्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बोथ आर द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो ये इंटरलिंक हो गया और आपको ये समझ में आ गया कि सप्लाई और डिमांड
कैसे एक दूसरे से मीट करती है। अच्छा बेटा, अब ये प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्शन फैक्ट्री जो प्रोडक्शन कर रहा है वो जितना ज़्यादा एरिया में, मान लीजिए इसलिए यहाँ पर ये अलवर है और इसका जो इंडस्ट्री है वो भोपाल में, ठीक है। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अलवर में है और ये भोपाल में। अब इसके बाद में अब ये अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है, तो प्रोडक्शन तभी इंक्रीज कर सकता है जब इसकी डिमांड इंक्रीज हो। तो डिमांड इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, और जगह मार्केट ढूंढेगा। तो और जगह जब वो मार्केट ढूंढेगा तो मार्केट वो कहाँ का ढूंढेगा, मान लीजिए और देखेगा वो महाराष्ट्र में देखेगा, फिर उसने मार्केट ढूंढा दिल्ली के अंदर, ठीक है, फिर उसने और मार्केट ढूंढा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और उसने अपना सामान बेचने लगा यहाँ पर उड़ीसा में, और ऐसे कर कर। अच्छा, अब ये सामान बेचने के लिए उसे यहाँ से अपना फैक्ट्री का सामान महाराष्ट्र भी भेजना पड़ेगा, दिल्ली भी भेजना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल भी भेजना पड़ेगा, उड़ीसा भी भेजना पड़ेगा। अब ये सामान कैसे भेजेगा, बाय ट्रांसपोर्टेशन। आप इमेजिन करो, बिना ट्रांसपोर्टेशन के क्या सामान यहाँ से वहाँ जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। इट मीन्स कि उसको सामान को यहाँ भेजने के लिए यहाँ पर उसकी डिमांड जनरेट हुई और यहाँ पर उसे डिमांड को पूरा करने के लिए उसे सामान भेजना पड़ा। अब सामान को भेजने के लिए उसे ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ी, कम्युनिकेशन। जितना जल्दी सामान जाएगा, जितने दूर एरिया को हम रीचेबल कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट है जो मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो जरूरी नहीं है कि रोड से ही जाए। मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, रोड से, लैंड के अंदर क्या क्या आता है, रोड, रेलवे एंड पाइप। ये सब लाइन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, रोड से। सेकंड है नेक्स्ट एयर से क्या होगा, एरोप्लेन, या तो सामान एरोप्लेन से भी जा सकता है। और लास्ट वन है वाटर के थ्रू कैसे जाएगा, बाय शिप। तो दीज आर थ्री वे दैट मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और हम इनको क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आई होप दिस थिंग यू हैव क्लियर। अब बेटा जितना स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने बताया, जितना स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितनी जल्दी यहाँ से सामान जाएगा, जितनी जल्दी जितना स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन होगा इतनी ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, इतना ही हमें जो दूर की जगह है वो पास लगने लगेगा। पहले, आज से मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो 20 साल पहले जब लोग जयपुर जाया करते थे तो, या दिल्ली जाया करते थे, तो ऐसे लगता था आज तो वो दिल्ली गया, एक दिन में जाते थे और दूसरे दिन वो आ पाते थे। पर ड्यू टू द फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, आज रेलवे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इतनी स्पीड से ट्रेन चलने लग गई, हाई स्पीड की, कि जो दिल्ली है वो ऐसा लगता है अरे 2 घंटे का ही तो रास्ता है, हम जाकर आ जाएंगे। हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, सुपर हाईवेज बना दिए हमने। ऐसे जयपुर जाना है, जयपुर बहुत दूर लगता था, पर आज हमें ड्यू टू द स्पीड, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन, जयपुर भी हमें बहुत पास लगने लगा। और इसीलिए ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन द वर्ल्ड कन्वर्टेड टू ग्लोबल विलेज, द वर्ल्ड converted into global village। मीन्स कि आज इतना फास्ट मीन्स ऑफ बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, ऐसी ट्रेन चल रही, ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आ गई कि आज हमें हमारा पूरा वर्ल्ड एक ऐसे लगता है बहुत छोटा सा एक विलेज है, एक ग्लोबल विलेज है, जिसमें हम इजीली, आज हम यहाँ बैठे बैठे यूएसए में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं,
वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे बाजू में बैठा हुआ है, बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। और इसी की वजह से ही आज हम पूरे वर्ल्ड को ऐसे एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हो गया कि आज हम उसे किसी क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज। आई होप दिस थिंग यू हैव क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार फ्लो चार्ट से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी अभी मैंने बताया था क्या था। फर्स्ट लैंड, सेकंड क्या था वाटर, और थर्ड क्या था एयर। दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब लैंड के अंदर या तो आप रोड से जाओगे या रेलवे से जाओगे या आपका सामान पाइपलाइन के थ्रू भी जा सकता है। ओके, दीज आर द रोड नेटवर्क, लैंड नेटवर्क। ओके, वाटर से टू पाथ है, एक तो ओशियन के थ्रू शिप जाती है और एक रिवर्स में जाती है। तो रिवर्स के थ्रू जो जाती है वो इनलैंड वे होता है, और ये कौन सा होता है, ओशियनेटिक वेव्स। ओशियनेटिक वे में शिप्स, कार्गो, इसके अंदर भी शिप कार्गोज आते हैं। एयरवेज के अंदर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, और ये टू पार्ट्स के होते हैं, एक तो डोमेस्टिक एयरवेज होती है और एक इंटरनेशनल होती है। एक तो डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। एक तो डोमेस्टिक होती है और एक इंटरनेशनल होती है। तो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ वन इन डिटेल फॉर्म, और हम इन सबको हर एक को डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज। देखो बेटा, रोडवेज आप सब लोगों ने देखा है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे रोडवेज। रोडवेज का मतलब क्या है? रोडवेज का मीन्स सबने देखा, आपके घर के आगे रोड होता है, ना कि रेलवे होता है, ना ही एरोप्लेन आ सकता है। हमारे घर के आगे, हमारे घर के दरवाजे के आगे क्या होता है, रोड। और हम जो कनेक्ट होते हैं वो किससे होते हैं, रोड से। तो रोड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इट प्रोवाइड फैसिलिटी, डोर टू डोर फैसिलिटी, डोर टू डोर फैसिलिटी। क्या प्रोवाइड करवाती है, डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सिर्फ रोडवेज ही है जो डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, और कोई भी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे चीपेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोडवेज है। चीपर ट्रांसपोर्टेशन इन लैंड ट्रांसपोर्ट, बिकॉज रेलवे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो महंगी आती है, उसमें ट्रैक लगाए जाते हैं और उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा महंगी पड़ती है। दूसरा पाइपलाइन के अंदर सिर्फ लिक्विड या गैसेस फॉर्म में ही जा सकता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं जा सकता। तो जो चीपर अगर ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन चीपर फॉर्म, डिफिकल्ट जो अनडाइलेटेड फॉर्म्स होती हैं, लैंड फॉर्म्स होती हैं, वहाँ पर भी रोड इजीली कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। जहाँ पर रेलवे नहीं जा सकता, जहाँ पर हम और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं भेज सकते, वहाँ पर हम रोड बना सकते हैं। यानी डिफ़िकल्ट टॉपोग्राफी होती है, जैसे माउंटेनियस एरियाज है, तो वहाँ पर दो तरीके से जा सकते हैं, या तो एरोप्लेन से जाइए, या तो एयरवेज से जाइए, या रोड से जाइए। तो रोड है वो इजी और सस्ता पड़ता है, जबकि जो एयरवेज है वो महंगा पड़ता है। इसीलिए डिफ़िकल्ट टॉपोग्राफी, जो अनडाइलेटेड टॉपोग्राफी होती है, वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रेस्ट ऑफ
रेस्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्ट टू रोड, कनेक्ट टू रोड। जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मान लीजिए आपको ट्रेन से कहीं जाना है, तो ट्रेन से जाने के लिए भी आपको किससे जाना पड़ेगा? रोड से। आपके घर के आगे तो रोड ही है, रोड से आप रेलवे स्टेशन जाओगे, तो यानी रेलवे स्टेशन को रेल को किससे आपको रेल से किसने कनेक्ट किया? रोडवेज। तो रोडवेज कनेक्ट करती है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको एरोप्लेन से जाना है कहीं, एरोप्लेन से जाने के लिए भी आपको किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? रोड से, क्योंकि एरोप्लेन जो पोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ तक आपको कौन पहुँचाएगा? एयरवेज, सॉरी रोडवेज। ठीक है, आप घर से, कार से, स्कूटर से कहाँ जाओगे? एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से आप एरोप्लेन से ड्राइव करोगे। आपका एरोप्लेन आपके घर थोड़ा आएगा। यानी कि जितने भी रेस्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनको रोड से कनेक्ट करता है, वो उनको कनेक्ट करता है रोडवेज। आई होप दिस थिंग यू हैव क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा सारा अच्छे से, ये अच्छे से समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है रोड्स के इंडिया में, क्लासिफिकेशन, अब हम जो नया टॉपिक लेंगे वो लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। जो नया टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। बेटा हम इस चैप्टर में सिर्फ इंडिया की बात करें, तो इंडिया में रोड का क्लासिफिकेशन 6 क्लासेस में किया है। कितने पार्ट्स में किया है? 6 पार्ट में। कितने पार्ट में किया है? 6 पार्ट। कितने पार्ट में किया है बेटा? 6 पार्ट में। तो जो फर्स्ट है सुपर हाईवेज जिन्हें कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या है बेटा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड्स होते हैं वो 6 लेन रोड्स होते हैं। कितने लेन्स रोड होते हैं? 6 लेन। ठीक है, ये 6 लेन रोड होते हैं सुपर हाईवे, जो रिड्यूस करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस और टाइम की बचत करके। यानी हमें कन्याकुमारी से दिल्ली जाना है, तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो हमें जल्दी और जो रोड होंगे वो स्पीडली पहुंचाएंगे और शॉर्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है, अगर मान लीजिए खड्डे हैं आपके रोड के अंदर, तो क्या आप वहाँ जल्दी जा पाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। अब नेक्स्ट है कि इनकी मेंटेनेंस कौन करता है? तो इनकी मेंटेनेंस करता है NHAI। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है और इनकी मेंटेनेंस करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ ही जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स हैं वो कॉरिडोर्स भी बनाती है। यानी उन्होंने नॉर्थ से लेकर साउथ कॉरिडोर बना रखा है और ईस्ट से लेकर वेस्ट कॉरिडोर बना रखा है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ वाले के अंदर तो क्या है? जम्मू कश्मीर को किससे कनेक्ट किया है? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट किया है। और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है गुवाहाटी, गुवाहाटी को सिलचर को हमने कनेक्ट किया है पोरबंदर से, वेस्ट में गुजरात। ठीक है, तो ये है सिलचर जो है वो है आसाम के अंदर, तो यहाँ से इसको कनेक्ट किया। ठीक है, ये कॉरिडोर्स बनाते हैं और इनकी जो कनेक्टिविटी करते हैं वो ये करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट
नेशनल हाईवेज कौन से होते हैं बेटा? जो टू स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। ये किसको करते हो? टू कैपिटल ऑफ द स्टेट, कैपिटल ऑफ द स्टेट, पहले जो टू कैपिटल ऑफ द स्टेट्स को कनेक्ट करते हो, यानी दो स्टेट्स को जहां कनेक्ट करता हो रोड, उसे क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। और इसका जो सुपरविजन करता है वो करता है CPWD। कौन करता है? इसका जो केयर टेक करता है, जो इसको कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है, वो करता है CPWD, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, this organization is construct the national highways and maintains the national highways। थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो हाईवेज आते हैं वो स्टेट हाईवेज आते हैं, स्टेट हाईवेज। ये जो हाईवेज हैं, ये हाईवेज डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनको जो मेंटेनेंस करता है वो करता है PWD। इसका नाम सुना है? PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये तो 3 पार्ट हो गए, 6 पार्ट है इसके क्लासिफिकेशन के। कितने हैं? 6 में से 3 हमने पढ़ लिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज, ठीक है। इसके बाद में अब हम 4th पार्ट पढ़ेंगे इसका। अब नेक्स्ट जो 4th पार्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं वो तहसील को कनेक्ट करते हैं और किसको कनेक्ट करते हैं? और इस विलेजेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तहसील को कनेक्ट करते हैं और तो किसको कनेक्ट करते हैं? विलेजेस को। और इनका जो कंस्ट्रक्शन करता है, जो इनको कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है, वो करता है जिला परिषद। कौन करता है बेटा? जिला परिषद, जिला परिषद, ओके। अब 5th वन रोड होते हैं अदर रोड्स। अदर रोड्स कौन बनाता है? देखो बेटा, अब मान लीजिए बहुत इंटीरियर एरियाज में किसी का गांव है और वो किसी हाईवे या किसी रोड से कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे रोड बहुत सारे गवर्नमेंट की प्रोग्राम चलते हैं, स्कीम चलती है, जिनके अंदर रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नरेगा क्या करता है? नरेगा लोगों को अभी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करेगा वो नरेगा करेगा। नरेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके अंदर रोड को कनेक्ट किया जाता है, यानी रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विलेजेस के अंदर। तो जो ऐसे रोड जो किसी प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है अदर रोड्स, ठीक है। जो छोटे विलेजेस को या टाउन्स को कनेक्ट करते हैं दूसरे गाँव से, उनको बोला जाता है अदर रोड्स, ठीक है। जैसे दूसरा है प्रधानमंत्री सड़क योजना, नरेगा। इन सारी स्कीम के थ्रू जो रोड्स बनते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं अदर रोड्स, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये मैंने 5 पॉइंट्स पढ़ा दी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा दी वो है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड्स। अब ये बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं बेटा? बॉर्डर रोड्स होते हैं जिनके अंदर देखो, बॉर्डर रोड्स जो कंस्ट्रक्ट हुए थे, मैं यहाँ से वापस लिख देती हूँ, जो हमने अभी पढ़े हैं 6 पार्ट्स में कौन कौन से पढ़े थे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, गोल्डन सबसे पहले हमने पढ़ा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स। दूसरा हमने पढ़ा था
नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज। तीसरा हमने पढ़ा था स्टेट रोड्स। फोर्थ हमने थर्ड हमने पढ़ा था, फोर्थ हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फिफ्थ हमने पढ़ा था अदर रोड्स। और सिक्स्थ हम पढ़ रहे हैं बॉर्डर रोड। अब ये बॉर्डर रोड्स क्या हैं बेटा? बॉर्डर रोड्स हमारी कंट्री के बॉर्डर है। जैसे अभी रिसेंट में आपने सुन रहे होंगे कि अभी हमारा जो बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, कौन कौन से कंट्री के बीच में चल रहा है? चाइना और नेपाल के साथ। नेपाल का जो अभी नया रोड बना है लेपू लेक के लिए, वो लेपू लेक इंडिया में है, पर आज नेपाल उस पर अपना ज़बरदस्ती हाथ बता रहा है। और उस वाला जो नेपाल वाला एरिया है, नेपाल का जो जगह है वो नेपाल की नाव पर इंडिया की, जबकि नेपाल उस पर ज़बरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास कर दिया और उसको अपने मैप में इन्वॉल्व कर दिया। ऐसे ही चाइना हमारा बहुत बड़ा पार्ट लद्दाख का और अरुणाचल प्रदेश को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के मान लो अब वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है या फिर ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि वहाँ पर वॉर होगी। तो वॉर होगी तो वहाँ पर हमारी आर्मी लगी हुई है, वहाँ पर हमारे बॉर्डर फोर्स BSF वाले लगे, उनको फूड आइटम्स चाहिए, उनको और वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको सिक्योरिटी पर्पस के लिए और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में वहाँ पर सप्लाई कैसे किया जाए? तो वहाँ पर सप्लाई करने के लिए हमें रोड की कनेक्टिविटी चाहिए, और जो रोड की कनेक्टिविटी चाहिए वो रोड कोई भी इनमें से कोई भी बनाने में इंटरेस्ट शो नहीं करता, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो बॉर्डर रोड्स किसके अंडरटेकिंग में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया बॉर्डर रोड्स का 1962 के अंदर, जिसके अंदर जहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेंस हैं, जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी सिर्फ बॉर्डर और सिक्योरिटी के पर्पज से जो रोड कंस्ट्रक्ट करवाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, और वो रोड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? बॉर्डर रोड्स की कैटेगरी। तो बॉर्डर रोड्स आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर रोड्स क्या है। आप देखो बेटा, जैसे लेह लद्दाख के अंदर या फिर और भी जैसे जैसलमेर बाड़मेर पर NH-15 बनाया 1962 के अंदर। क्या हुआ था? 1962 और 65 के अंदर हमारी वॉर हुई, और जब हमारे पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई तो पाकिस्तान ने उस वाले एरिया में हमारे यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर से हमारी साइड अटैक किया। उस टाइम पर हमारे वहाँ पर कोई रोड नहीं था जहाँ से हम हमारे जो ये थे सोल्जर्स थे उनको हम फूड और वेपन सप्लाई करें। तो इस दौरान हमने कौन सा, उसके बाद में हमने NH-15 बनाया। NH-15 पूरे जैसलमेर बाड़मेर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको टच करता है, उसके पास से निकलता है, जो कि कनेक्टिविटी देता है, और ये बॉर्डर रोड है। ठीक है, तो ये आप ये वाला रोड तो देख सकते हो। अगर आप वहाँ जाते हो लेह लद्दाख के अंदर तो वहाँ पर जितने भी रोड कंस्ट्रक्ट है वो सारे के सारे बॉर्डर रोड्स के अंदर। ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि बॉर्डर रोड्स कौन बनवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था? 1962 में। ये NTEC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनकी जो अथॉरिटी है कि ये कंस्ट्रक्ट कौन करवाता है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये कंस्ट्रक्ट कौन करवाता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कौन करवाता है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये कौन करवाता है? ये PWD। ये कौन करवाता है? ये करवाती है जिला परिषद। ठीक है, ये कौन बनवाता है? जिला परिषद। और ये कौन बनवाते हैं? ये प्रोग्राम के थ्रू बनते हैं। इसके थ्रू बनते हैं? गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 6 पार्ट्स जो रोडवेज के हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आता है रोड्स। ये तो 6 दिन क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू
देयर लेंथ के अकॉर्डिंग। अब उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम रोड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बेसिस पर हम रोड को जो क्लासीफाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन बेसिस road can be classified into two parts, metal road and unmetal road। कच्चा रोड और पक्का रोड सुना है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस छोटे क्लासेस में। सिमिलर हेयर मेटल रोड तो कौन से होते हैं, जो रोड कंक्रीट सीमेंट से बने होते हैं, जो बिटुमिनस कोल से बने होते हैं, जो काले काले डामर के रोड कहते हैं। डामर के रोड का मतलब होता है जो बिटुमिनस कोल से, जो काला काला होता है बिटुमिनस कोल होता है। तो जो सीसी रोड होते हैं, जो सीसी कंक्रीट सीमेंट से बनते हैं और जो बिटुमिनस कोल से बने होते हैं, ऐसे रोड्स को हम मेटल रोड कहते हैं। और जो अनमेटल रोड होते हैं वो कच्चा रोड होता है, जिसके अंदर सीजनल रोड होते हैं, जो रेनी सीजन के अंदर जिसके अंदर से ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। रेनी सीजन में ये रोड्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये जो रोड है मेटल रोड, ये हाईवेज के लिए अच्छे होते हैं। जिस कंट्री में जितने ज़्यादा मेटल रोड होंगे वो कंट्री इतना ही डेवलप होता है, और जिस कंट्री के अंदर मेटल रोड अनमेटल रोड होते हैं तो वो कंट्री में इतना ही कनेक्टिविटी लेस होगी। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इस मेटल रोड, अच्छा अब इंडिया में रोड्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, रोड्स की प्रॉब्लम देखते हैं। रोड्स की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ द रोड्स, प्रॉब्लम ऑफ रोड्स। प्रॉब्लम ऑफ रोड्स क्या है बेटा, देखो प्रॉब्लम ऑफ रोड्स ये है कि हमारे यहाँ पर जो रोड्स हैं वो हाईली ट्रैफिक यानी कंजेस्टेड रोड है। दूसरा, हमारे यहाँ के जो ब्रिजेस हैं बहुत ही नैरो और ओल्ड एंड नैरो ब्रिजेस। जो पुल बने हुए हैं नैरो हैं, छोटे हैं और पुराने हैं। साथ में हमारे यहाँ पर मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा रोड अनमेटल रोड, मोर देन हाफ रोड अनमेटल। ठीक है, तो दीज 3 प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड नेटवर्क, ये रोड नेटवर्क की 3 प्रॉब्लम्स थी। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही हमारा रोड नेटवर्क पूरा कंप्लीट होता है। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज इस क्लास में। सबसे पहले हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था रोड नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने पढ़ा था रोड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। और लास्ट वन हमने पढ़ा था, इसमें हमने 2 बेसिस पढ़े थे, और लास्ट वन हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ रोड। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं आपको
और अच्छे मेरी जो प्रॉब्लम्स है या फिर मेरा जो वीडियो में जो कमी है उन कमियों को रिड्यूस कर कर मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा सकूं, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया। अगर एक बच्चे ने कमेंट किया कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया, बेटा आपको उसको लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास मैं कंप्लीट करती हूँ और एक नए टॉपिक के साथ हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।